नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो है टॉपिक होने वाला है जो है केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, जो संविधान की भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है संविधान में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान में जो है इसका क्या प्रावधान किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है नियुक्ति कैसे होती है, उनका गठन कैसे होता है, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, और इनका वेतन क्या होता है, कैसे इनको हटाया जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में हम लोग जो है विश्लेषण आज पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण जो है बात यह है कि दोस्तों, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग जब प्रैक्टिस जो है सॉल्व करते हुए चलेंगे तो उसमें सारा क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन उसमें जो है सॉल्व होते चलेगा। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसमें जो है जैसे भारत में जो है अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय भले ही पाए जाते हों, लेकिन जो है भारत में क्या है, इकहरी न्यायपालिका का प्रावधान है। इकहरी न्यायपालिका का तात्पर्य क्या है, भारत में अगर कोई भी मुकदमा प्रारंभ होता है तो वह लोअर कोर्ट से प्रारंभ होता है और उच्च न्यायालय होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाता है। इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत किया गया है। तो इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं कि कैसे भारत में जो है जो सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायालय पाए जाते हैं कैसे सोपानोवत क्रम में पाए जाते हैं। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और फिर जो है इधर जिला न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय। तो इसमें दोस्तों देखेंगे कि कोई भी मुकदमा जो है, इसमें दो तरीके के मुकदमे शामिल होते हैं। एक इसमें शामिल होता है, एक इसमें जो है सिविल मामले, सिविल मामले, और दूसरा होता है फौजदारी या दांडिक मामले, फौजदारी या क्रिमिनल। जो फौजदारी में दोस्तों जो है इसमें क्या होता है, सिविल मामले में जो है उन मुकदमों का समाधान किया जाता है जो जमीन जायदाद से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, और फौजदारी मामलों के अंतर्गत जो है उन मुद्दों को शामिल किया जाता है, और वे मामले आते हैं जिसमें जो है आपराधिक, जिसमें अपराध जैसी घटनाएं को शामिल किया जाता है, जो है लड़ाई झगड़े वाद विवाद को, तो इसके अंतर्गत उसे शामिल किया जाता है। तब इसमें प्रश्न उठता है कि कैसे न्यायालय जो सोपानोत क्रम में पाए जाते हैं। कोई भी मुकदमा अगर चाहे सिविल मामले से संबंधित मुकदमा होगा या फौजदारी से संबंधित कोई मुकदमा होगा, तो वो जिला न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय से जो है प्रारंभ होगा और उच्च न्यायालय होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा। तो इसी को ही जो है सोपानवत क्रम कहा जाता है या सोपानवत न्यायालय कहा जाता है। और भारत में इकहरी न्यायपालिका का प्रावधान है, दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। ये संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है। तो दोस्तों जो है इसमें हम जो है पहला देखते हैं कि न्यायपालिका के गठन से संबंधित या सर्वोच्च न्यायालय की गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अब हम इसमें एक एक चीज को पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया, नियुक्ति हो गया, नियुक्ति कैसे होता है, और फिर जो है योग्यता क्या होता है, योग्यता, और फिर इसके बाद जो है महाभियोग कैसे लगाया जाता है न्यायाधीशों के, महाभियोग, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर शपथ और वेतन, और जो है सुप्रीम कोर्ट कैसे कार्य करता है इसको हम लोग देखेंगे। कार्यविधि। तो इसमें जो है दोस्तों इसका गठन, पहला क्या है, गठन। हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन, सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो होता है ये जो है संसद को होता है। जो संसद होता है यही निर्धारित करते हैं, संसद ही ये निर्धारित करते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी।
और इनके रिटों की अधिकार, चाहे इनके रिट में वृद्धि करना हो, चाहे इनकी अधिकारताओं में वृद्धि करना हो, ये कार्य संसद के द्वारा ही जो है संपन्न होता है। तो इसलिए जो है हम इसमें पहला टॉपिक देखते हैं, जो है गठन संसद। सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो होता है संसद होता है, और संसद ही यह निर्धारित करती है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। जैसे पहले क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 31 थी, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो न्यायाधीशों की संख्या जो है 3 बढ़ा दिया गया है, 34 हो गए हैं। लेकिन जो है नियुक्ति अगर देखा जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे किया जाता है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। लेकिन जो है इसमें जब राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो इसके लिए जो है वरिष्ठतम क्रम का पालन करना होता है। वरिष्ठतम क्रम का तात्पर्य इसमें यह है कि जो उम्र में अधिक होता है, जिसके पास अनुभव अधिक होता है, उसको जो है यहाँ पर वरीयता दिया जाता है, उसी को ही वरिष्ठतम क्रम कहा जाता है। तो इसमें राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, किसकी? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरिष्ठतम क्रम का जो है पालन करना होगा। जबकि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, अन्य न्यायाधीश, जब राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तब राष्ट्रपति को जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर, मतलब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को जो है मुख्य न्यायाधीश से जो है सलाह लेना होगा। और ये जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ये जो है 4 वरिष्ठ एक पैनल होगा, 4 सदस्यों का, 4 न्यायाधीशों का एक पैनल होता है। उन्हीं पैनलों से जो है ये सलाह लेते हैं, फिर जो है अपना सुझाव राष्ट्रपति को प्रेषित करते हैं। फिर उसी आधार पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति की जाती है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा कैसे किया जाता है। तो इसमें इसका उत्तर क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका जो नियुक्ति किया जाता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह के आधार पर किया जाता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक पैनल होता है, उनके सलाह के आधार पर जो है किया जाता है। तो ये तो नियुक्ति हो गया, नियुक्ति। और जो अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। अब इसमें योग्यता देखेंगे। योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई व्यक्ति है, अगर उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तभी वो बन पाएगा। तो इसमें पहला क्या है कि जो है वह भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया, सजा याफ्ता ना हो। और दूसरी बात इसमें जो है कि वह लाभ के पद पर, अर्थात जो है वह 10 वर्ष तक जो है एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में जो है क्या किया हो, अधिवक्ता के रूप में जो है कार्य किया हो। और फिर 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में भी जो है वह न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो। और साथ ही जो है इसमें उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। और प्लस जो है ऐसा नहीं है कि इसमें जो है किसी भी देश का नागरिक आके सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए और पागल, दिवालिया, सजा याफ्ता ना हो। वो पागल भी ना हो और दिवालिया ना हो, बैंक के द्वारा उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। पागल, दिवालिया और सजा याफ्ता। सजा याफ्ता का मतलब वह अपराधी व्यक्ति ना हो, कोई किसी अपराध में लिप्त ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो है योग्य माना जाता है। अब पता चला कोई अपराधी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का ही न्यायाधीश बन गया तो जो अपराध को बढ़ावा मिल रहा है वो तो और बढ़ावा देगा। और फिर इसमें जो है ये तीसरा पॉइंट इसमें है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए।
उम्र जो है 65 वर्ष से कम हो, 65 वर्ष से कम हो। और फिर जो है 10 वर्ष तक, चौथा पॉइंट इसमें है 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में जो है कार्य किया हो, वकील के रूप में। 10 वर्ष तक एक या अधिक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी रहा हो, 5 वर्ष तक एक या अधिक हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीश भी रहा हो, न्यायाधीश के पद पर रहा हो। और फिर इसके बाद जो है ये हो गया। तो इतना जो है किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो है इसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है अब इसमें हम लोग देखते हैं महाभियोग। महाभियोग क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। अब जैसे हमने जो निर्वाचन आयोग को पढ़े थे और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पढ़े थे, तो उससे कुछ मिलता जुलता है। महाभियोग, महाभियोग जो हम लोग देखेंगे यहाँ से। महाभियोग जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो है महाभियोग या इनको तभी हटाया जा सकता है जब जो है ये साबित कदाचार या असमर्थता की स्थिति के आधार पर ही हटाया जाता है। अब असमर्थता का मतलब क्या है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो मानसिक रूप से विचित्र हो गया हो या पागल हो गया हो या जो है अपनी अधिकारता से अधिक जो है कार्य कर रहा हो, उससे ऊपर उठकर कार्य कर रहा हो, तो ऐसी दशाओं में जो संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा, उनके द्वारा जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इन्हें जो है हटा दिया जाता है। लेकिन इसका क्रम क्या होता है, इनकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, हम लोग इसको देखते हैं। तो इनमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनको दो दशाओं में, कौन सा, एक सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है साबित कदाचार, और फिर दूसरा है असमर्थता, असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। और जो है न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है किसी भी सदन में, किसी भी सदन में जो है हटाए जाने का या महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। अगर राज्यसभा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव लाती है, तो राज्यसभा अगर लाती है तो राज्यसभा को जो है 50 सदस्यों की पूर्व सहमति जरूरी होगी। 50 सदस्य जो है सहमत होंगे तभी महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा ला सकती है। लेकिन अगर लोकसभा लाती है, लोकसभा द्वारा लाया जाता है, तो 100 सदस्यों की जो है पूर्व सहमति जरूरी है, पूर्व सहमति जरूरी है। और फिर जब इनमें में से कोई भी सदन लाता है, चाहे राज्यसभा लाए या लोकसभा जो है महाभियोग प्रस्ताव को लाता है, तो ऐसी दशाओं में जो है एक 3 सदस्यीय एक कमेटी होती है, एक समिति होती है। क्या होती है? एक तीन सदस्यीय जो है समिति होती है। और ये जो समिति होती है एक 3 सदस्यीय, इसमें जो है यही समिति जो होती है, यही जो है न्यायाधीश पर लगाए गए आचरण पर जो है जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है उसकी जांच करते हैं। और जब समिति के द्वारा जांच को सही पाया अगर जाता है, जांच अगर सही पा लिया गया, तो दोनों सदन जो है राज्यसभा और लोकसभा जो विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देंगे। और जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति जो है इन्हें पद से हटा देंगे। अब विशेष बहुमत का मतलब क्या यहाँ पर है? सदन में उपस्थित
और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत को ही जो है विशेष बहुमत कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है जो प्रक्रिया चलती है ये इस आधार पर जो है चलता है। लेकिन अगर हम लोग शपथ को देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति ही जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। लेकिन इस शपथ में जो है इनका वेतन कितना होता है? वेतन जो है 80,000 रुपए जो है 2,80,000 रुपए जो है इनका वेतन होता है। और जो वेतन होता है ये जो है भारत की संचित नीति पर भारित व्यय होता है। भारत की संचित नीति पर भारित व्यय। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। भारित व्यय होता है। ये तो इनका जो है इनका वेतन देने के संदर्भ में जो है प्रावधान किया गया है। लेकिन इनकी कार्य विधि क्या है? इनके कार्य करने की शैली क्या है? क्यों सर्वोच्च न्यायालय को ही सबसे ज्यादा सर्वोच्च माना जाता है? कुछ तो विपरीत होगा जो उच्च न्यायालय या जिला सत्र न्यायालय के विपरीत में या उनसे ऊपर उठकर जो है इसमें न्याय प्रणाली को जो है बढ़ावा दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि। हमारा गठन हो गया, नियुक्ति हो गया। अब इसके बाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि क्या है? दोस्तों इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यविधि है, सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करता है हम लोग इसको देखेंगे कि इसकी मुख्य विशेषता यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कार्य किया जाता है, किसी भी मुकदमे की जो कार्रवाई की जाती है, किसी भी मुद्दे के संदर्भ में जो समाधान किया जाता है या जो न्याय दिया जाता है वो जो है कैसे किया जाता है? वो पीठों का गठन करके किया जाता है। पहला क्या है? कार्यविधि में जो है पीठों का गठन करके, पीठों का गठन करके। अब पीठों का गठन करके क्या तात्पर्य है? ये जो पीठ गठित होते हैं इसमें जो है विषम संख्या में एक से अधिक जो है न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक से अधिक मतलब जैसे इसमें जो है 3 हो गए या 5 से स्टार्ट हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए। ये क्या है? ये विषम संख्या है। अब जब विषम संख्या में मान लेते हैं जैसे पीठों के गठन करके जो है किसी मुद्दे का निपटारा किया जाता है 5, 7, 9, 11, 13, तो इसमें कितने हुए? 3, 2, 5। इसमें 5 हो गए, 5 न्यायाधीश हैं। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो इसमें अगर 3 वकील एक पक्ष में मत दे दिए और 2 वकील एक पक्ष में, तो इसमें किसका बात मान्य होगा? 3 वकीलों का। जो सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश होंगे इनकी बात ही सर्वोपरि मानी जाएगी और ये जो 2 होंगे ये क्या होंगे? इनकी बात को टाल दिया जाएगा। तो ऐसी दशाओं में इसमें भी बहुमत देखा जाता है। जो भी निर्णय लिया जाएगा किसी एक न्यायाधीश के आधार पर नहीं बल्कि इसमें जो है बहुमत के आधार पर जो है निर्णय दिया जाता है। तो पीठों का गठन करके किया जाता है। और लेकिन जो है सबसे बड़ी पीठ कौन सी मानी जाती है? अब तक भारत में जो है ऐसे किन मामलों के संदर्भ में जो है पीठों का गठन किया गया कि जो है जो सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है? केशवानंद पीठ जो है सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। केशवानंद पीठ जो है ये सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। इसमें जो है जो न्यायाधीशों की संख्या थी 13, न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। लेकिन इसके बाद जो है दूसरे स्थान पे गोलकनाथ पीठ है। गोलकनाथ पीठ में जो है 11 न्यायाधीश शामिल थे। इसमें गोलकनाथ
पीठ। जब केशवानंद विवाद था तो ऐसी दशाओं में केशवानंद विवाद के समाधान करने के लिए 13 न्यायाधीशों का गठन किया गया था, उनका जो है एक पैनल बनाया गया था। लेकिन जब गोलकनाथ विवाद जो था उत्पन्न था तो इसका समाधान करने के लिए 11 पीठ का जो है गठन किया गया, 11 न्यायाधीश इसमें शामिल थे। इसलिए जो है केशवानंद वाद में जो है इसे सबसे बड़ी पीठ माना जाता है, और फिर दूसरे स्थान पर जो है गोलकनाथ वाद पीठ को जो है सबसे बड़ी मान गया। दूसरे स्थान पे गोलकनाथ। एक क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अब फिर इसके बाद जो है आखिर संविधान में ऐसा कौन सा प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है निडर और निश्चय होकर जो है कार्य को निश्चिंत होकर कार्य करे। तो जैसे इसमें अब हम लोग पढ़ते हैं कि नियुक्ति के संदर्भ में या वेतन के संदर्भ में, हटाए जाने के संदर्भ में कौन सा प्रावधान किया गया है संविधान में। पहले हम देखेंगे नियुक्ति, और फिर दूसरा हम देखेंगे महाभियोग, और फिर तीसरा जो है इसमें वेतन, फिर 121 ये चीज। तो दोस्तों हम इतने संदर्भ में जो देखेंगे कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनके आधार पर जो है क्यों ये निडर और निश्चिंत होकर जो है कार्य करते हैं, क्यों करते हैं। तो इनमें यही चीज है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है जो न्यायाधीश होते हैं इसीलिए कार्य करते हैं कि संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो निडर और निश्चय होकर तभी कार्य कर पाएंगे जब संविधान में उनके लिए कोई प्रावधान किया जाएगा, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में, महाभियोग के संदर्भ में, वेतन के संदर्भ में, भत्तों के संदर्भ में। तो इसमें क्या किया गया, जैसे नियुक्ति के संदर्भ में अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप ना करे, न्यायपालिका में सरकार का कोई योगदान ना हो, हस्तक्षेप ना हो। तो ऐसी दशाओं में संविधान में जो है वरिष्ठतम क्रम का जो है, किस पे, वरिष्ठतम क्रम का, वरिष्ठतम क्रम का जो है पालन करना होगा। किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में वरिष्ठतम क्रम का पालन करना होगा, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी तंत्र हो, वो न्यायपालिका में जो है इसमें जो है नहीं कर सकते हस्तक्षेप। इसलिए जो है इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट और निश्चिंत होकर, निडर होकर, सत्यनिष्ठित होकर, पारदर्शी ढंग से जो है कार्य को जो है अपने जो है निश्चिंत होकर न्याय करते हैं। और फिर इसमें है महाभियोग। जो महाभियोग है, न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में संविधान में महाभियोग का प्रावधान किया गया। अब महाभियोग प्रावधान का मतलब क्या है कि जैसे महाभियोग लाने के लिए जो है चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, अभी हमने पढ़ाया कि अगर राज्यसभा लाती है तो उसमें जो है 50 सदस्यों की पूर्व सहमति आवश्यक है, अगर लोकसभा लाती है 100 सदस्यों की पूर्व सहमति आवश्यक है। और फिर जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसे विशेष बहुमत से जो है पारित करना होगा। तो लेकिन जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है इसको पारित होने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसी दशाओं में जो है बहुत कम ही जो है दशाओं में यह महाभियोग प्रस्ताव न्यायाधीशों के विरुद्ध जो है लाया जा सकता है। तो ये चीज हो गया महाभियोगों के संदर्भ में जो है। और फिर इनका वेतन, न्यायाधीश जो है इसलिए जो है और निडर, निश्चिंत और पारदर्शी और सत्यनिष्ठित होकर जो है कार्य करते हैं, नैतिक होकर कार्य करते हैं कि उनको वेतन में कटौती का कोई डर नहीं होता। न्यायाधीशों के वेतन में कटौती का कोई डर नहीं। मतलब क्या है कि इनका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि पर भारी व्यय बना दिया जाता है। इसलिए आपातकाल को छोड़कर, इसके आपातकाल को छोड़कर किसी भी दशाओं में न्यायाधीश के जो है जो वेतन दिए जाते हैं उसमें जो है कटौती नहीं किया जाएगा। अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो गया तो ऐसी दशाओं में किया जा सकता है। और फिर अनुच्छेद 121 हमारा जो है अनुच्छेद 121 में ये कहा गया है कि न्यायाधीशों के आचरण पर तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता, तब तक कोई व्यक्ति उन व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक जो है अगर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है और उस दौरान जो है अभी चर्चा वहां चल रहा है, तब तक वहां थोड़ा आदमी मतलब जो है तंत्र आपस में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो न्यायाधीश के आचरण पर कोई टीका टिप्पणी करने का प्रावधान नहीं है।
तो इसमें अगर संवैधानिक भाषा को हम लोग देखेंगे तो ये कहा गया है कि न्यायाधीश के आचरण पर तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता जब तक उसके द्वारा चलाए जाने की महाभियोग प्रक्रिया ना चल रही हो, संसद में महाभियोग प्रक्रिया ना चल रही हो। तो ये हो गया, महाभियोग हो गया। और वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, और फिर जो है न्यायाधीश के आचरण पर तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती जब तक संसद में महाभियोग की प्रक्रिया ना चल रही हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर संसद में जो है महाभियोग की, अगर संसद में जो है न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया लाया गया है, तभी ही जो है न्यायाधीश के आचरण पर टीका टिप्पणी किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। ये हमारा संविधान का अनुच्छेद जो है 121 कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये न्यायाधीशों का जो है ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है एक हमारा जो है इसमें देखते हैं तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। तदर्थ न्यायाधीश कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी हम बता देते हैं। जैसे इसमें तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो अनुच्छेद 127 के अंतर्गत किया गया है, लेकिन इसे जो है अस्थायी न्यायाधीश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी न्यायाधीश कहा जाता है। तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है क्यों किया जाता है? तो इन न्यायाधीश जो नियुक्ति किया जाता है ये कोरम को पूरा करने के लिए। किस लिए? कोरम को पूरा करने हेतु जो है किया जाता है। अब कोरम को पूरा करने हेतु तो किया जाता है, लेकिन इनकी नियुक्ति करता कौन है? तो इनकी जो नियुक्ति करते हैं ये जो है मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश। और किसके अनुमति से करेंगे? किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति के अनुमति से जो है करते हैं। राष्ट्रपति के अनुमति से जो है करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है 127 के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों आप लोग का ये कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे जो है अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।